फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य के प्रमुख आंचलिक कथाकार माने जाते हैं। वे आंचलिक कथाकारों में अग्रणी थे। उनका जन्म 4 मार्च सन 1921 को बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के आरोही हिंगना नामक गांव में हुआ था। सन 1942 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। सन 1950 में नेपाली जनता को राजशाही दमन से मुक्ति दिलाने हेतु भरपूर योगदान दिया। सन 1952-53 में ये बीमार हो गए। इनकी साहित्य साधना तथा राष्ट्रीय भावनाओं को देखते हुए सरकार ने इनको पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया। 11 अप्रैल सन 1977 को पटना में इनका देवासन हो गया। रचनाएं। हिंदी कथा साहित्य में फणीश्वर नाथ रेणु का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। उपन्यास मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतमा, ठुमरी कहानी, तीसरी कसम, उफ, मारे गए गुलफाम, पहलवान की ढोलक। साहित्यिक विशेषताएं। आंचलिकता कथा साहित्य में रेणु जी का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने आंचलिक कथा साहित्य में क्रांति उपस्थित की है। उन्होंने साहित्य के अलावा राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया है। उनका मैला आंचल उनका प्रथम आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में हिंदी जगत को एक नई दशा प्रदान की। इसके पश्चात आंचलिक और इस अवधारणा ने उपन्यासों और कथा साहित्य में गाँव को भाषण संस्कृति प्रदान की है। इसके पश्चात आंचलिकता और इस अवधारणा में उपन्यासों तथा कथा साहित्य में गाँव की भाषा संस्कृति और वहाँ के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा और लोक नायक की इस अवधारणा ने परंपरा को तोड़कर अंचल को ही नायक बना दिया। इसके साहित्य में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप से ही आता है। स्वतंत्रोत्तर भारत में जब संपूर्ण विकास शहर की ओर केंद्रित होता जा रहा था, तब ऐसे एक पक्षीय वातावरण में रेणु ने अपने साहित्य से आंचलिक समस्याओं और जीवन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। सामाजिक कुरीतियाँ, विषमताओं का चित्रण। रेणु जी के साहित्य में अंचल विशेष की सामान्य समस्याओं, कुरीतियों और विषमताओं का सजीव अंकन हुआ है। उन्होंने गांव का इतिहास, भूगोल, सामाजिक और राजनीतिक चक्र सभी को ही अभिव्यक्ति की है। इन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से गांव की आंतरिक वास्तविकताओं को उठाने का सफल प्रयास किया है। इनके साहित्यिक प्रमुख विशेषता यह है कि रचनाकार एक गांव विशेष के माध्यम से पूरे देश की कहानी का चित्रण कर देता है। फणीश्वर नाथ रेणु सर्वश्रेष्ठ आंचलिक कहानीकार माने जाते हैं। ठुमरी, रसप्रिया, हाथ का जस और बात का सत्य आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। रेणु ने ग्रामीणों की कुटिलता एवं विशेषता, लोकगीत और लोक जीवन परंपराएं, रूढ़ियों एवं नव परिवर्तनशील नवोन्मेष की भावना तथा नया जीवन, पंचायतें, नौटंकी, सड़कों की धूल, हवा, धूप, रोशनी आदि को नए कोणों से यथार्थता, गहराई, सूक्ष्मता से परखा है। ग्राम्य जीवन का चित्रण। ग्राम्य जीवन में किसी प्रकार नवीन मूल्यों का उन्मेष हो रहा है, इसको भी रेणु ने अपनी कहानियों से उभारने की चेष्टा की है। आधुनिक व्यक्ति के मन में विश्लेषण एवं अंतर्द्वंद के प्रकाशन में रेणुका को पूर्णतः सफल कहानीकार माना जा सकता है। इस दृष्टि से उनकी कहानी तीसरी कसम, उर्फ मारे गए गुलफाम पूर्ण कलात्मक के साथ प्रस्तुत सशक्त रचना है। इस पर फिल्म भी बन गई है। रेणु की अन्य प्रमुख आंचलिक कहानियाँ 3 बिंदियाँ, रसप्रिया, हाथ का जस, बात का सत्य प्रमुख हैं। इससे अंचल विशेष में जनजीवन, रुचि और प्रवृत्ति को कलात्मक स्वर प्रदान किया गया है। इसके साथ इस कहानी को मानसिक समस्याओं का गहन विश्लेषण को सक्षम माध्यम भी बनाया गया है। गाड़ीवान हीरामन में आधुनिक व्यक्ति की मानसिकता का सफल चित्र देखा जा सकता है। हीरामन ने संकट के क्षणों में 2 कस्में खाई थी, चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा और बांस। गाड़ी में उसे दरबार चंपा का फूल खिलखिला उठता मालूम होता है। उसे सब कुछ रहस्य अद्भुत लग रहा था। कहानी हीरामन की तीसरी कसम से समाप्त होती है। मरे हुए मूर्तों की गूंगी आवाज़ें मुखर होना चाहती हैं। हीरामन के होठ हिल रहे थे, शायद वह तीसरी कसम खा रहा था। कंपनी की औरत की लदनी। इस संदर्भ में डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव का यह कथन सत्य है कि हीरामन की पीड़ा व्यक्ति के विछोह की पीड़ा नहीं है, यह आत्मीय संबंधों के विछोह की पीड़ा है, जिसका निर्माण एक आकस्मिक
परिस्थिति में हुआ था, पर सनातन जान पड़ता है। इस कहानी में आंतरिक विश्लेषण अति सूक्ष्मता के साथ किया गया है। इसके साथ ही इस कहानी में मानव हृदय के अज्ञात कोमल स्थानों और उन पर पड़ने वाले आघातों की झांकी अत्यंत सहानुभूतिपूर्ण प्रस्तुत की गई है। रेणु की कहानी तीन बिंदिया सचमुच एक ठुमरी धर्मा है। संगीत प्रेमी गीताली की मार्मिक कथा संगीत के शास्त्रीय शब्दों में व्यक्त की गई है। इस प्रकार की उनकी कहानी रसप्रिया है। उनकी कहानी हाथ का रस और बात का सत्व ऐसा ज्ञात होता है कि यह कहानी नगर से आकर देखी गई गांव की कहानी है। रेणु की कहानी आदिम रात्रि की महक सशक्त आंचलिक रचना है। कुत्ते को रुक कर कर्मा को देखना, धान के खेतों के बीच से गुजरने वाली पगडंडी पकड़कर कर्मा का चलना, धान की बालियों का भी फूट करने निकलना आदि ग्रामीण अंचल के जीवन को साकार करने वाले बिंब हैं। विघटन के क्षण में गांव छोड़कर नगरों में जाकर बसने का दर्द की कहानी कही गई है। एक एक करके सभी के चले जाने के भय से 8-9 साल की चुरमुन आक्रांत है। उसकी कहानी रसप्रिया सचमुच लोक कथा, लोक कविता और लोक संगीत का निचोड़ है। भाषा शिल्प। रेणु की कथा शिल्प एक कैमरामैन जैसा है। अपनी कहानियों में वे छोटे छोटे बारीक चित्र उभारते चलते हैं। पात्रों के भाव, मनस्थिति के शब्द चित्र प्राय रिपोर्टर्स शैली में प्रस्तुत किए गए हैं। उनकी भाषा में ओज और सुबोध आंचलिकता है। कहानी का सार। ठेस फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित मानवीय संवेदनाओं का यथार्थ चित्रण करने वाली कहानी है। इस कहानी में सिरचन गांव का एक कारीगर है। वह मोती घास और पटेर की शीतल पाटी, बांस की तीलियों की चीके, मंजू की रस्सी आदि बनाने में माहिर है। मूंज की रस्सी बनाने में माहिर है। सिरचन की इस कला के कारण बड़े बड़े लोग उसकी खुशामद करते हैं। उसकी सवारियां उसकी झोपड़ी के आगे बंधी रहती हैं, किंतु गांव वाले से मुफ्तखोर, कामचोर और चटोर कहते हैं। उसे बुलाने के लिए उसके भोग का प्रबंध करना जरूरी होता। कम खाने को मिलने पर वह दूसरों को अपमान करने से भी नहीं चूकता था। काम करते हुए यदि उसे कोई टोक देता वह फुफकार उठता और काम छोड़कर चला जाता। सिरचन मुँह जोर है, कामचोर नहीं। लेखक की सबसे छोटी बहन मानू की विदाई होने वाली थी। उसके दूल्हे ने 3 जोड़ी चिक और पटेर की 2 शीतल पाटियाँ भेजने का फरमाइश की। इसलिए लेखक की माँ ने असली मोहर छाप वाली नई धोती देने का वादा करते सिरचन को काम पर लगा दिया। सिरचन मन लगाकर काम करने लगा। काम करते समय सिरचन की जीभ ज़्यादा बाहर निकल आती थी, जो उसे अच्छा कलेवा दिया जाता, मिठाई दी जाती। एक दिन मानू ने चुपके से एक पान का बीड़ा दिया। सिरचन ने पान खाते समय लेखक की चाची से जरा सुगंधित जर्दा देने को कहा। इस पर चाची ने उसे बुला बुला कहकर डांटा। चाची की बातें सुनकर सिरचन के मन को ठेस लगी। वह अधूरा काम छोड़कर वहाँ से उठकर चला गया। लेखक के जाकर मनाने से भी वह नहीं आया। कलाकार के हृदय को ठेस जो लगी थी। लेखक अब अपनी छोटी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था, तो स्टेशन पर गाड़ी चलने के समय सिरचन दौड़ते हुए आया और मानू के लिए शीतल पाटी, चीक और कुशासन सौंप कर चला गया। उसकी मोहर छाप वाली धोती के दाम भी लेने से ही मना कर दिया। मनु उसके व्यवहार को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। कहानी के तत्वों के आधार पर ठेस कहानी की समीक्षा कीजिए। ठेस फणीश्वरनाथ रेणु की एक संवेदनशील कहानी है, जिसमें एक सच्चे कलाकार की कोमल भावनाओं एवं करुणात्मक जीवन गाथा का मार्मिक चित्रण किया गया है। कहानी के मान्य तत्वों के आधार पर प्रस्तुत कहानी की समीक्षा निम्नलिखित रूप से की जा सकती है। कथावस्तु अथवा कथानक किसी कहानी का प्रधान तत्व है। श्रेष्ठ कहानी का प्रमुख गुण उसकी रोचकता, परमता, जिज्ञासा और मौलिकता का होना आवश्यक माना जाता है। इस दृष्टि से ठेस एक सफल कहानी है। लेखक का सबसे छोटी बहन मानू पहली बार ससुराल जा रही थी। उसके दूल्हे ने चीक और शीतल पाटी की फरमाइश की थी। सिरचन यह सब बनाने में माहिर था। उसे इस काम पर लगाया गया। उसके काम के दौरान उसे किसी की टोका टोकी पसंद नहीं थी और वह खाने पीने का भी शौकीन था। मानू ने उसे पान दिया तो सिरचन ने चाची को सुगंधित जर्दा मांग लिया। चाची ने उसे जली घटी सुना दी तो सिरचन की हृदय को बहुत ठेस लगी और वह काम छोड़कर चला गया। कहानी के अंत में वह अपनी संवेदनशीलता का परिचय देता और स्टेशन पर जाकर मानू को शीतल पाटी, चीक और रसनी भेंट कर देता है।
वह इस सब का कोई पारिश्रमिक भी नहीं लेता। ठेस की कथा वस्तु आकारगत लघुता के होते हुए भी आरंभ, मध्य और अंत की दृष्टि से अत्यंत सफल है। इसमें सर्वत्र रोचकता, उत्सुकता, क्रमबद्धता और विश्वसनीयता बनी रहती है। पात्र योजना अथवा चरित्र चित्रण। रेणु जी की कहानियों का पात्र यथार्थ जीवन से जुड़े हुए होते हैं, जिससे पाठक सहज रूप से अपने तादात्म्य में स्थापित कर लेता है। ठेस कहानी का मुख्य पात्र सिरचन गांव का एक ग्रामीण कलाकार है। लोग उसे मुफ्तखोर, चटोर और कामचोर कहते हैं, परंतु वह अपनी कला में निपुण है तथा स्वाभिमानी है। वह कलाकार अथवा कला का अपमान नहीं सहन कर सकता। अन्य पात्रों में लेखक उसकी छोटी बहन मानू और लेखक की चाची का चित्रांकन भी स्वाभाविक रूप से किया है। लेखक के पात्र योजना और चरित्र चित्रण सफल रहा है। संवाद योजना। संवाद अथवा कथोपकथन कहानी का आवश्यक अंग है। इससे कथा वस्तु का विकास होता है, चरित्र चित्रण में भी सहायता मिलती है। ठेस कहानी के संवाद पात्रानुकूल, सरल, सहज, स्वाभाविक तथा परिवेशानुकूल हैं। जब माँ लेखक को सिरचन को बुला लाने के लिए कहती है तो वह पूछता है, भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती है, जा जा बेचारे, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। इससे सिरचन को अच्छा खाने पीने की प्रवृत्ति का ज्ञान होता है। चाची का कथन, घर में भी पान और गमकुआ जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के, सिरचन के हृदय पर ठेस लगा देता और काम छोड़कर चला जाता है। देशकाल और वातावरण। देशकाल और वातावरण के चित्रण में कहानी की स्वाभाविकता, मौलिकता का समावेश हो जाता है। ठेस कहानी के प्रारंभ में ही लेखक ने गाँव के परिवेश में सिरचन की स्थिति का सहज रूप से अंकन करते हुए कहा है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसे बेगार समझते हैं, इसलिए खेत खलिहान में मजदूरी के लिए कोई उसे नहीं बुलाता। क्या होगा, उसको बुलाकर दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई देगा। पगडंडी पर तोल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात। इससे सिरचन के संबंध में गांव वालों की मनोवृत्ति का ज्ञान होता है। लेखक जब मानू के ससुराल पहुंचने जा रहा होता है तो उस समय रेलवे प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन का आना और चीख आदि देना उसके कलाकार रूप की श्रेष्ठता सिद्ध करता है। भाषा शैली। ठेस कहानी में लेखक ने सरल, सहज और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें आंचलिक प्रयोग कथा को स्वाभाविकता प्रदान करते हैं, जैसे बात कुटी, गरम कोवा, जर्दा, चटोर, पिछवाड़े, मुँह झोंसे, बांतर टोली, बबुआ, शीतल पट्टी, आसनी। लेखक ने मुहावरों का भी सटीक प्रयोग किया है, जिससे कथनों में रोचकता उत्पन्न हो गई है, जैसे पनिमाई जीभ, बात में झाल, प्रभाव एवं संप्रेषणता की दृष्टि से ठेस कहानी की भाषा शैली सरस, प्रभावमयी और भावाभिव्यक्ति में सक्षम है। उद्देश्य। ठेस एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है जिसमें बताया गया है कि कोई भी कलाकार अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। सिरचन के हाथ की कारीगरी के सभी कायल थे। वह घंटों तन्मयता के साथ काम कर सकता था, परंतु उसके काम में रोका टोकी से सहन नहीं होती थी। वह बीच में ही काम छोड़कर चला जाता था। मानू के घर भी चाची के कथन ने उसे ठेस पहुंचाई और वह काम छोड़कर चला गया था, परंतु मानू के प्रति स्नेह के कारण वह बिना कुछ लिए उसके लिए चीखें आदि बनाकर उसकी विदाई के समय स्टेशन पर दे आता है, जो कलाकार की संवेदनशीलता का उदाहरण है। शीर्षक। कहानी का शीर्षक संक्षिप्त, सार्थक और जिज्ञासा मूलक होना चाहिए। ठेस कहानी का शीर्षक संक्षिप्त और सार्थक है। सिरचन ऐसा कलाकार है जिसके मुकाबले का गांव में अन्य कोई नहीं है। स्वाभिमानी है। मानू के घर काम करते हुए चाची की जली कटी सुनकर वह चीख बनाने का काम अधूरा छोड़कर चला जाता है। उसके हृदय को ठेस लगती है। वह अपनी कला के लिए चीख आदि बनाकर मानू को स्टेशन पर देकर आता है। कलाकार ठेस सहन कर लेता है, परंतु अपनी कला का अपमान नहीं होने देता। वह इस प्रकार कहानी कला की दृष्टि से ठेस एक सर्वश्रेष्ठ कहानी कही जा सकती है।